दोस्तों नमस्कार। हमर पाठशाला के इस नए अध्याय में आपका स्वागत है। IC38 के श्रृंखला में आज हम चैप्टर 12 पर बात करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन प्रपोजल स्टेज। दोस्तों इसके पहले अध्याय में हमने बात किया था पॉलिसी स्टेज में कि पॉलिसी जो संविदा है उसको एक्सेप्ट करने के बाद या संविदा होने के बाद कौन कौन से दस्तावेज जो है वो बीमा कंपनी के द्वारा जारी किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से प्रथम प्रीमियम रसीद के बारे में बात किया था, पॉलिसी जो बॉन्ड जो है उसके बारे में बोला था और रिन्यूअल प्रीमियम रिसिप्ट के बारे में बोला था। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि प्रस्ताव स्टेज में जब बीमा होता है, शुरू होता है, तो उस समय क्या क्या दस्तावेज जारी देने पड़ते हैं या होते हैं। तो प्रस्ताव चरण, तो विवरण पुस्तिका और औपचारिक कानूनी दस्तावेज जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। सबसे पहले बीमा कंपनी जो है एक विवरण पुस्तिका जो है ग्राहकों को देती है, ताकि उस योजना के बारे में, पॉलिसी के बारे में उसको विस्तार से पता चल सके कि इस योजना के क्या लाभ हैं और क्या इसमें कंडीशंस हैं। उसमें क्या क्या रहता है उस प्रोस्पेक्टस में, उसको कहते हैं प्रोस्पेक्टस। नियम एवं शर्तें, लाभों का दायरा, अधिकार, अपवाद और योजना सहभागी है या गैर सहभागी, यानी उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो सब बातें उसमें रहती हैं। लाभ कितने मिलेंगे, आपके अधिकार क्या होंगे, अपवाद क्या होंगे, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो कवर नहीं होंगी। ठीक है। अपवाद का मतलब होता है कवर नहीं होंगी। अब दूसरी चीज़ है प्रपोजल फॉर्म, प्रपत्र। ठीक है। प्रपोजल फॉर्म मैंने कहा था कि हर संविदा में प्रस्ताव होना जरूरी है और उसकी स्वीकृति होना जरूरी है। तो प्रस्ताव देने का जो दायित्व है वो ग्राहक का होता है कि ग्राहक एक प्रस्ताव पत्र बीमा कंपनियां छपवा के रखती हैं। वो 15, 20, 25 पेज का होता है। उसमें सारी जानकारी अपने बारे में लिखकर और उसमें बीमा कंपनी को देना पड़ता है। तो उसमें बहुत मोटे तौर पे क्या जानकारी होती है, उसमें आपका नाम, पता, आयु। इसके पहले कक्षा में मैंने बताया था कि आयु का एक प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा, जिससे तय हो सके कि आपकी आयु क्या है। उसके बाद आपके पारिवारिक इतिवृत्ति क्या है, हिस्ट्री क्या है, जैसे आपके फैमिली में कितने लोग हैं, अगर मृत हैं तो किस एज में डेथ हुई, कि अर्ली एज में, जैसे बहुत जल्दी जल्दी किसी खास बीमारी से तो लोग नहीं मर रहे हैं आपके परिवार में। आपकी आदतें कैसी हैं, आप क्या करते हैं, आपकी इनकम कितनी है, वो सब जो है वो जानकारी आपको प्रस्ताव पत्र में देना पड़ता है। ठीक है। और इसके साथ में एक मोरल हजार्ड, मतलब एक नैतिक जोखिम का भी एक रिपोर्ट होता है जो LIC के कुछ अधिकारी दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने आयु प्रमाण पत्र के बारे में आपको पहले बताया था कि कौन कौन सा आयु प्रमाण पत्र मानक होता है और कौन सा अमानक होता है। और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक अधिनियम है दोस्तों, एक नियम है भारत सरकार का, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, CBDT का। इसके तहत अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, जैसे यानी 1 लाख से ऊपर अगर दे रहे हैं, 50,000 से ऊपर दे रहे हैं, तो आपको अपना पैन कार्ड देना पड़ेगा। और 2 लाख से ज़्यादा आप कैश नहीं दे सकते हैं। और अगर आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा दे रहे हैं तो आपको अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न या आपका वेतन स्लिप या और कोई बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, ये देना पड़ेगा। इसको AML कहते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसको मोटे तौर पे समझ लीजिए क्या है वो। ठीक है। उसके बाद आता है ईच इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू हैव AML पॉलिसी। ये बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद KYC, हर प्रस्ताव पत्र के साथ नो योर कस्टमर, यानी अपने ग्राहक को जानिए, ये इसको कंप्लाई करना जरूरी है। यानी यानी अगर आप किसी का बीमा कंपनी अगर बीमा कर रही है तो उसका कोई ना कोई ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिसमें उसकी फोटो और उसका एड्रेस ये आइडेंटिफाई हो, पता चले, उसको बोलते हैं KYC। ये बैंकों में भी ये जरूरी है। अगर आप बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो बैंक में आपको KYC अपना देना पड़ेगा और साथ में आपका पैन कार्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है। अपने ग्राहक को जाने, इसको कहते हैं। तो इससे संबंधित कुछ सवाल हैं, आपको मैं यहाँ ले लेते हैं। पहला है कि खालिस्तान अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक ने कोई पॉलिसी खरीदी है और वह इसे नहीं रखना चाहता, तो वह इसे लौटा कर पैसे वापस प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या है कि इसको बोलते हैं फ्री लुक। यानी अगर कोई ग्राहक पॉलिसी ले लिया और बाद में उसे ये पता चला पॉलिसी दस्तावेज मिलने के बाद कि जो पॉलिसी है मेरे को जैसा समझाया गया था या मैं जो समझा उसके अनुरूप नहीं है, तो वो पॉलिसी को वापस करके अपने पैसे ले सकता है। तो उसको कहते हैं फ्री लुक। ठीक है। ये याद रखिएगा, फ्री लुक। इसको अंग्रेजी में फ्री लुक कहते हैं और हिंदी में भी इसको ये कहते हैं। और एक और शब्द इसका इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं कूलिंग ऑफ। तो ये जो है पॉलिसी दस्तावेज मिलने के 15 दिन के अंदर ये अधिकार पॉलिसी धारक के पास है। अगर 15 दिन बीत गए, पॉलिसी दस्तावेज यानी पॉलिसी बॉन्ड मिल गया और 15 दिन तक अगर आपने कुछ नहीं किया, तो 16वें दिन के बाद आप उस पॉलिसी को फ्री लुक में वापस नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, इसमें से मानक आयु प्रमाण पत्र का कौन सा एक उदाहरण है।
मानक आयु प्रमाण पत्र मैंने बताया था दोस्तों, इसमें पासपोर्ट है, ठीक है, जन्म कुंडली राशन कार्ड ये मानक नहीं है, ग्राम पंचायत का सर्टिफिकेट भी मानक नहीं है। इनमें से किसे नैतिक खतरा के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो इसका उत्तर है बीमा की खरीद के समय जोखिमपूर्ण व्यवहार बढ़ जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई बीमा लेते समय अगर जोखिमपूर्ण व्यवहार करता है तो उससे नैतिक जोखिम, यानी दिखता तो नहीं है लेकिन जोखिम उसके जीवन में ज़्यादा है। निम्नलिखित में से किसकी चिकित्सा परीक्षण की रिपोर्ट में जांच की जाएगी? ठीक है, इसका उत्तर है ऊंचाई, वजन और रक्तचाप। जैसे जो कोई बड़ा पॉलिसी अगर कोई लेता है ज़्यादा बीमा धन का, तो बीमा कंपनियां उसका मेडिकल भी कराती हैं, ठीक है, तो वो उसमें मेडिकल में क्या क्या जांच होती है, उसकी ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, रक्तचाप कितना है, और बीपी शुगर, ये सब सामान्य तौर पे जो शारीरिक जांच है वो होती है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बीमा कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो शुरू में जब मैंने बताया था कि प्रस्ताव पत्र भरने के पहले प्रोस्पेक्टस देना पड़ता है, तो इसको चौथा नंबर होगा विवरण पुस्तिका, जो बीमा कंपनियां अपने ग्राहक को उपलब्ध कराती हैं, संभावित ग्राहक को, और उसमें पूरी पॉलिसी के बारे में विवरण रहता है, उसमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या चीज़ें छोड़ दी गई हैं, है ना, वो सब। प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर बनाने, तो इसको क्या कहते हैं, प्रस्ताव पत्र बोलते हैं, प्रपोजल फॉर्म ना, जिस जिस जो प्रस्ताव पत्र की प्रारूप होता है जिसमें भर के कस्टमर को देना पड़ता है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए आयु प्रमाण पत्र दस्तावेज में से उस विकल्प की पहचान करें जिसे बीमा कंपनियों द्वारा गैर मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। गैर मानक मतलब आयु प्रमाण पत्र का गैर मानक यानी वो सब स्टैंडर्ड, उसमें राशन कार्ड है। मैंने बताया था कि राशन कार्ड जो है वो गैर मानक है। उसके बाद है मनी लॉन्ड्रिंग, ये एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, धन की अर्थव्यवस्था में लाने की एक प्रक्रिया है। इससे इसके खालिस्तान मूल को छुपाया जाता है ताकि यह कानूनी तौर पर हासिल किया गया प्रतीत हो, तो उसके स्रोत को जो है छुपाया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा तीसरा, अवैध और वैध। यानी जो अगर आप बड़ा पैसा दे रहे हैं 1 लाख या 2 लाख या 2 लाख से ऊपर, तो उसके लिए आपको दस्तावेज देना पड़ेगा कि आपका पैसा कहाँ से आया। तो इससे क्या है कि जो अवैध पैसा है, जो आतंकी गतिविधियों इत्यादि में जैसे इस्तेमाल, इसके माध्यम से तो कोई पैसा नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था की गई है। तो एएमएल को आप समझ लेंगे तो आपको ये प्रश्न ज़्यादा कठिन नहीं लगेगा। अगर पॉलिसी धारक पॉलिसी से संतुष्ट नहीं है तो वह फ्री लुक अवधि के भीतर, यानी मैंने बताया था कि फ्री लुक क्या होता है, 15 दिन के भीतर आप पॉलिसी को वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। तो इसका विकल्प होगा 4, 15 दिन, ठीक है। उसको फ्री लुक या कूलिंग ऑफ कहते हैं। फ्री लुक अवधि के दौरान पॉलिसी धारक द्वारा वापस लौटाई गई पॉलिसी की संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? इसका है बीमा कंपनी कवर की गई अवधि के लिए अनुपातिक प्रीमियम चिकित्सा जांच ये सब काट लेता है। जैसे मान लीजिए कि आपने पॉलिसी फ्री लुकअप में आपने वापस करने के लिए कंपनी को दिया, तो कंपनी जो है वो मान लीजिए प्रस्ताव पत्र भरने और एक्सेप्ट होने से पॉलिसी बॉन्ड जारी होने के 15 दिन में मान लीजिए कि 2 महीने का समय लगा, तो उन 2 महीने की अवधि में आपको चूंकि बीमा का कवर दिया, मतलब बीमा जोखिम सुरक्षा आपको दिया, तो उसके लिए जो भी चार्जेस होगी वो बीमा कंपनी काट सकती है। और जैसे पॉलिसी स्टाम्प जो उसमें 40 पैसे प्रति हजार का लगा वो काट सकती है। अगर किसी तरह का कोई मेडिकल इत्यादि का अगर बीमा कंपनी का खर्चा हुआ तो वो उसमें से काट के बाकी पैसे आपको वापस करेगी। ये अगला प्रश्न है 11वां नंबर, इनमें से कौन सा वैध पते का प्रमाण पत्र नहीं है? दोस्तों जैसे मैंने बताया कि केवाईसी, नो योर कस्टमर में आपको एक ऐसा प्रमाण पत्र देना पड़ेगा बीमा कंपनी को प्रस्ताव पत्र के साथ जिससे ये पता चले कि आप कहाँ रहते हैं। तो पैन कार्ड जो है उसमें एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें आप देखेंगे एड्रेस नहीं रहता है, पता नहीं रहता है, और बाकी मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक और ड्राइविंग लाइसेंस में पता रहता है। तो पैन कार्ड जो है पते का एक वैध प्रमाण पत्र नहीं हो सकता क्योंकि उसमें नाम, पिता का नाम और सिर्फ जन्म तिथि होती है, कोई पता नहीं होता। उसके बाद अगला है दिशा निर्देशों के अनुसार एक बीमा कंपनी को खालिस्तान के भीतर बीमा प्रस्ताव पर कार्रवाई करनी होती है। यानी इसका उत्तर है 2। यानी अगर आपने प्रस्ताव पत्र दिया बीमा कंपनी को तो 15 दिन के भीतर बीमा कंपनी का दायित्व है कि वो उसका एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ ना कुछ उसमें आपको संतोषजनक जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि बीमा कंपनी को आपने प्रस्ताव दिया और बीमा कंपनी उसको महीनों तक लटका के रखे। उसके बाद अगला है अगर प्रीमियम भुगतान चेक द्वारा किया जाता है तो नीचे कौन सा कथन सही है? जैसे मान लीजिए आपने प्रीमियम का भुगतान चेक से किया है, तो चेक भले आपका बैंक से के माध्यम से पैसा जो है 5 दिन, 8 दिन या 10 दिन के बाद आएगा, बट यह है कि जोखिम उसी तारीख को स्वीकार किया जा सकता है जब बीमा कंपनी को चेक प्राप्त होता है। यानी चेक जिस दिन आपने दिया उसी दिन से जोखिम कवर शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आपका चेक जो है वो बाउंस ना हो बाद में।
दोस्तों अगला सवाल है कि अगर प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा किया गया है, तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? इसमें इसका उत्तर जो है 3 होगा, यानी अगर प्रीमियम का भुगतान चेक द्वारा किया गया है, तो आपका जो जोखिम है उसी तारीख से स्वीकार होगा जिस तारीख को आपने चेक दिया। जबकि चेक से देने में क्या होता है कि चेक का पैसा जो है आने में 3 या 4 दिन या 2 दिन लग सकता है, ठीक है? तो इस बीच में आपको जोखिम कवर दिया जाएगा और पॉलिसी ये माना जाएगा कि उसी तारीख से आपकी पॉलिसी शुरू हुई है, ठीक है? अगला प्रश्न है कि वारंटी क्या नीचे दिया गया कौन सा कथन वारंटी के संबंध में सही है? इसका उत्तर है 2। वारंटी पॉलिसी में स्पष्ट रूप से वर्णित एक शर्त है। इस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। दोस्तों अगला सवाल है कि अगर पॉलिसी जारी करते समय कुछ नियम या शर्तों में संशोधन किया जाना आवश्यक है, तो यह कार्य खालिस्तान के माध्यम से संशोधन के निर्णय निर्धारण करने के लिए पूरा किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा पृष्ठांकन। पृष्ठांकन का मतलब होता है कि पॉलिसी दस्तावेज के आखिरी पन्ने में एक जो सफ़ेद पन्ना होता है उसमें कुछ लिखा नहीं होता। अगर किसी तरह का कोई परिवर्तन पॉलिसी में होता है मूल शर्तों में, तो उसको वहाँ पर दर्ज करना ज़रूरी है। तो उसमें पॉलिसी धारक के भी हस्ताक्षर होते हैं और बीमा कंपनी के भी हस्ताक्षर होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि जैसे मैंने अपनी पॉलिसी में अपनी माताजी को नॉमिनी बनाया और मेरी माताजी की का देहांत हो गया और वो पॉलिसी मुझे चल रही है, तो मेरे को अगर नॉमिनी बदलना है, मेरे को जैसे पत्नी को या भाई को नॉमिनी बनाना है, तो वहीं पर उस प्रस्तांकन की जगह पर दर्ज होगा कि ये अब मेरे नॉमिनी जो है मेरा भाई होगा या माता पत्नी होगी और उसको जो है उसमें मेरा साइन होगा और बीमा कंपनी के अधिकारी का भी साइन होगा। यानी वो एक जो पॉलिसी की जो मूल शर्तें थी कि इसमें इस पॉलिसी में नॉमिनी ये है, तो वो परिवर्तित होके अब नया नॉमिनी बन गया। तो इसको कहते हैं प्रस्तांकन, ठीक है? अब आखिरी सवाल है कि कौन सा कथन नवीनीकरण नोटिस के संबंध में सही है? नवीनीकरण नोटिस बोलने से दोस्तों क्या है कि हर पॉलिसी में जब प्रीमियम देने की बारी आती है, जैसे एक पॉलिसी 20 साल के लिए ली गई है, तो 20 साल तक आपको प्रीमियम भरते रहना है। तो प्रीमियम देने हर साल जब प्रीमियम हम दे रहे हैं या हर 6 महीने में या 3 महीने में दे रहे हैं, तो उसके पहले बीमा कंपनी को एक नोटिस भेजना ज़रूरी है अपने ग्राहक को, ठीक है? तो वो जो नोटिस है वो बाध्यता है कि बीमा जिस दिन प्रीमियम ड्यू हो उसके 30 दिन पहले वो प्रीमियम का नोटिस जो है वो मिलना चाहिए। तो पहले वो नोटिस जो है डाक से भेजा जाता था, पत्र के माध्यम से। अब वो एसएमएस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से बीमा कंपनियां भेजती हैं। तो ये प्रीमियम नोटिस है, इसका विकल्प नंबर 1 होगा। तो दोस्तों ये अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है और उम्मीद है कि आप इसको बेहतर समझ पाए होंगे। इससे संबंधित किसी भी तरह के सवाल को अगर घुमा फिरा के भी पूछा जाएगा, तो आप उसको हल करने में सक्षम होंगे। इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में नए अध्याय और नए सब्जेक्ट के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।